Hello student, this is chapter first of French Revolution हिस्ट्री। अभी हम इसकी लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ, उसके क्या प्रभाव पड़े। आगे भी हम उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। किस तरह से फ्रांस में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की गई थी और अब किस तरीके से जो मोनार्की थी, राजशाही थी, उसको ख़त्म किया गया और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक या गणतंत्र गणराज्य कैसे बना। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. Rulers of the other neighboring countries too were worried by developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. कंडीशन जो थी फ्रांस में, चाहे राजा ने जो लुई 16 था उसने साइन कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन पर और अपने अधिकारों को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो आस पड़ोस के जो राजा थे, यानी कि जो प्रशा का राजा था, उसके साथ या दूसरे राजाओं के साथ मिलकर चुपचाप एक प्लान तैयार कर रहा था, एक गठबंधन बना रहा था सीक्रेटली, ताकि वो जो नई सरकारें बन रही थी या जो असेंबली बनी थी उसको भंग करके दोबारा से वो राजशाही को स्थापित कर सके। और बाकी राजा भी उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि वो भी चिंतित थे कि अगर फ्रांस में इस तरह का रिपब्लिक बन गया, यानी कि गणराज्य बन गया, लोगों की सरकार बन गई, तो उनके देश के लोग भी विद्रोह कर देंगे और जिसके कारण उनको भी अपने देश का खतरा था। इसीलिए जब से 1789 की जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 का, तभी से वो लोग चिंतित थे और आपस में डिस्कशन कर रहे थे और अपनी सेनाएं फ्रांस में भेजकर वहाँ से जो रिपब्लिक या जो वो बनी थी, एक असेंबली बनी थी, उसको भंग करने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह की कुछ प्लानिंग कर रहे थे। बिफोर दिस कुड हैपन, The National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. अब ये सारी घटनाएं जो चुपचाप हो रही थी वो भी ओपन होने ही वाली थी। उससे पहले ही जो वहाँ की फ्रांस की नेशनल असेंबली थी उसने प्रशा और ऑस्ट्रिया जो देश थे उनके खिलाफ, जिनके साथ राजा चुपचाप गठबंधन बना रहा था, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि अब अधिकार जो थे वो असेंबली के पास थे, इसलिए राजा की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी और उन्होंने उन दोनों देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंस टू जॉइन द आर्मी। हज़ारों लोग जो थे वो अपनी इच्छा से सेना में भर्ती हो गए और देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। दे सॉ दिस एज ए वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। क्योंकि वो लोग इसको युद्ध को किसी दो देशों के बीच का युद्ध नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो राजाओं और आम जनता के बीच का युद्ध समझ रहे थे। राजा जो थे वो एक तरफ राजाओं, उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया की जो खबर थी वो उन तक पहुंच चुकी थी, जिसके कारण सभी लोग जो थे वो राजाओं के खिलाफ हो गए और उन्होंने पूरे यूरोप से एरिस्टोक्रेसी या राजशाही को ख़त्म करने का प्लान बना लिया और लोग, आम जनता जो थी, बढ़ चढ़कर इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गई। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स they sang was the Marseillaise composed by the poet Rosette de आइजल। तो जो मर्सेल्स जो था वो रोजेट डी आइजल के द्वारा कंपोज किया गया एक राष्ट्रगान था, एक पैट्रियोटिक या देशभक्ति गीत था, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और उसको बार बार गा रहे थे। इससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़ती जा रही थी। It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise in now the national anthem of France. जो ये सबसे पहले वॉलंटियर्स ने, जो या स्वयंसेवक जो थे, उन्होंने पहली बार पेरिस में मार्च करते हुए और मर्सेल्स नामक स्थान पर ये गाना शुरू किया, इसीलिए इसका नाम भी मर्सेल्स ही पड़ गया। और मर्सेल्स जो है वो आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान बना हुआ है। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स
ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू पीपल। रिवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने काफ़ी युद्ध को आगे बढ़ाया और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ जो थी, आर्थिक रूप से लोगों को तंगी आ रही थी, उसका सामना किया। वाइल द मैन वर अवे fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families। इस समय महिला और पुरुष दोनों ने ही बढ़ चढ़कर योगदान दिया, देशभक्ति के का परिचय दिया, क्योंकि पुरुष जो थे ज़्यादातर वो फ्रंट यानी कि मोर्चों पर लड़ने के लिए चले गए थे, देश के लिए युद्ध में लड़ने के लिए चले गए थे। तो उस समय महिलाओं पर अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई और कमाने की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई। तो महिलाओं ने इस जिम्मेदारी को बड़े बखूबी निभाया। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer section of society। अब ज़्यादातर लोग जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की मांग कर रहे थे, क्योंकि 1791 में जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो केवल अमीर लोगों को दिए गए थे, जिनके पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, उनको दिए गए थे, और बाकी लोग भी इस चीज़ की डिमांड करने लगे। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। जो पॉलिटिकल राजनीतिक क्लब थे कुछ पार्टियों की तरह बन गए थे, और उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा कि सरकार वो लोग उन लोगों से भी डिस्कस करे कि क्या वास्तव में क्या प्लान बनाना चाहिए और क्या काम होना चाहिए। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबियंस which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। इन जो पॉलिटिकल ग्रुप्स या क्लब्स बने थे, इनमें सबसे जो सक्सेसफुल क्लब थे वो जैकोबियन क्लब्स थे, और ये नाम उन्हें पेरिस के एक महान संत जैकब के नाम से मिला। women who had been active throughout this period formed their own clubs। Section 4 of this chapter will tell you more about their activities। इस जैकोबियन क्लब की एक्टिविटीज़ में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, यानी कि महिलाओं ने भी अपने कुछ क्लब्स बनाए, और इसके बारे में हम इस चैप्टर के सेक्शन 4 में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर पर्टिकुलरली हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। द मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जैकोबियन क्लब उन लोगों ने बनाया था जिनके पास कम प्रॉपर्टी थी या प्रॉपर्टी नहीं थी। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज द सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। तो इनमें ये सारे लोग शामिल थे जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी या फिर बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ थी। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे। इनका जो लीडर था जैकोबियन क्लब का वो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे था। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers। और जैकोबियन क्लब के ज़्यादातर लोगों ने एक इस तरह का एक ड्रेसअप तैयार किया जो कि डॉक वर्कर्स पहनते थे, लंबी स्ट्रिप वाला ट्राउज़र। डॉक वर्कर मतलब शिप पर रहने वाले जो लोग थे वो लोग पहनते थे। तो उसी तरह की एक जो वो यहाँ पर उन्होंने ड्रेस तैयार की लंबी स्ट्रिप्स वाली। दिस वॉज टू सेट themselves apart from the fashionable section of society, especially noble who wore knee breeches। और इस ड्रेस कोड ने उनको उन फैशनेबल सोसाइटीज़ से अलग एक पहचान दी, जो कि ज़्यादातर अमीर लोग जो घुटनों तक का एक वो पहनते थे, नी ब्रीच जिसको कहा जाता था, यानी घुटनों तक का ट्राउज़र था। और इट वॉज ए वे of proclaiming the end of the power wielded by the wearer of knee breeches। और ये जो उन्होंने जो ड्रेस बनाई थी इसका मेन मकसद था कि जो अमीर लोग घुटनों तक का एक ट्राउज़र पहनते थे उससे ये कंपैरिजन किया गया था कि अब किसी भी तरह का हम किसी भी तरीके से कम नहीं है और हमें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। दी जैकोबियंस केम टू बी नोन एज द सैन क्लोट्स। इनको सैन क्लोट्स कहा जाता था। इन जैकोबियन क्लब के जो मेंबर्स थे लिटरली मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस। और
ज़्यादातर उसका सैंड क्लोथ्स का मतलब था जो विदाउट नी ब्रीचेज है, मतलब घुटनों तक के ट्राउज़र ना पहनकर उन्होंने फुल स्ट्रिप वाले ट्राउज़र्स पहने थे, और इसी ड्रेसेस के कारण उनको सैंड क्लोथ्स का नाम भी दिया गया। सैंड क्लोथ्स मैन वॉर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बलाइज लिबर्टी। और जो सैंड क्लोथ्स जो पुरुष थे सैंड क्लोथ्स ग्रुप के, वो लोग स्ट्रिप वाले ट्राउज़र के साथ साथ रेड कलर की कैप भी पहनते थे, जिसका मतलब था कि वो स्वतंत्र हैं। इस तरह की जो कैप थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये कैप जो थी वो सिंबल था फ्रीडम का। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, जबकि महिलाएं वो रेड कैप पहनने के लिए अलाउड नहीं थी, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 जैकोबियन प्लान्ड एंड insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food। 1792 जो था उस ईयर में कुछ इस तरह की घटना हुई जिसके कारण जो फूड सप्लाई जो है वो कम हो गई थी, और जिसके कारण ज़्यादातर लोग काफ़ी गुस्से में थे। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ Tuileries, masquerade the king's guard and held the king himself as hostage for several hours। उन्होंने राजा के महल पर आक्रमण कर दिया 10 अगस्त को, और वहाँ से उसके जो गार्ड थे, उसके जो अंगरक्षक थे, उनको उन्होंने मार दिया और साथ ही राजा को बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में रॉयल फैमिली यानी कि राज परिवार को के लिए जेल की सज़ा बोल दी गई असेंबली के द्वारा। असेंबली ने उन्हें जेल में डाल दिया। इलेक्शंस वर हेल्ड, वो इलेक्शन हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबाव रिगार्डलेस ऑफ वर्थ गॉट द राइट टू वोट। अब जो एक बड़ा बदलाव आया था वो ये था कि 21 साल की उम्र से ऊपर के जो लोग पुरुष थे उनको बिना किसी प्रॉपर्टी के भेदभाव के वोटिंग राइट मिल गया था। यानी कि इससे पहले केवल जो प्रॉपर्टी वाले पुरुष थे वो वोट डाल सकते थे, लेकिन अब केवल उनके लिए एज मैटर करती थी, प्रॉपर्टी कोई मैटर नहीं करती थी। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। और 21 सितंबर को 1792 में इसने राजशाही को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को रिपब्लिक या गणराज्य घोषित कर दिया। यानी कि अब वहाँ पर राजा का शासन नहीं होगा बल्कि जनता का शासन होगा। एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के मुखिया तक को भी लोग ही चुनेंगे। देयर इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की। अब परंपरागत वंशानुगत राजशाही को ख़त्म कर दिया गया। यू कैन ट्राई एंड फाइंड out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so। इस तरह के उस समय और भी कंट्रीज़ थे, आप लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। और लुई 16 को डेथ की सज़ा सुना दी गई क्योंकि उसने देश विद्रोह के लिए उसे दोषी पाया गया। और ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड। और 21 जनवरी 1793 को उसको ओपनली जनता के सामने जो डी ला कॉन्कॉर्ड था वहाँ पर उस जगह पर राजा को फांसी पर लटका दिया गया जनता के सामने। और क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। उसके कुछ समय बाद ही वहाँ की जो रानी थी उसको भी उसको फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज द राइन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रेफर्ड टू एज द राइन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 तक का जो टाइम पीरियड है वो राइन ऑफ टेरर या भय के आतंक के शासन के नाम से जाना जाता है।
रॉब्सपियरे फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉब्सपियरे जो मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे था, जैकोबिन क्लब का हेड, उसने जब शासन में वो आया, सत्ता उसके पास आई, तो उसने बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल कर लिया और पनिशमेंट को बहुत हार्ड बना दिया। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his method, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। और मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरे जो था वो बहुत ही क्रूर था, और उसने जिसको भी अपने शत्रु के रूप में समझा, यानी कि जितने भी पुराने राजशाही से जुड़े हुए थे या क्लैरजी चर्च से जुड़े हुए लोग थे, उन सबको अपना शत्रु समझा, और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको भी अपना शत्रु समझा, और इवन जो मेंबर, जो उसकी खुद की पार्टी के मेंबर उसके साथ सहमत नहीं होते थे, उनको भी वो अपना शत्रु समझता था, और उनको या तो अरेस्ट करवा देता था, जेल में डलवा देता था, या फिर उनको उनकी हत्या करवा देता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलोटिन्ड। उन पर केस चलाए जाते थे रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारियों के रूप में, उन पर विद्रोही के रूप में केस चलाए जाते थे, और अगर कोर्ट ने उनको गिल्टी पा लिया, यानी कि दोषी घोषित कर दिया, तो उनको गुलोटिन कर दिया जाता था। गुलोटिन क्या था? द गुलोटिन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विद विच ए पर्सन इज़ बिहेडेड। ये इस तरह की एक नई मशीन बनाई गई थी, 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगाया गया था, और जिसके बीच में रखकर एक व्यक्ति की गर्दन को काट दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट। डॉक्टर गुलोटिन ने इस डिवाइस की खोज की थी, इसीलिए उसको गुलोटिन का नाम दिया गया। रॉब्सपियरे गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। रॉब्सपियरे ने ज़्यादातर कीमतों पर कंट्रोल रखा, सैलरी पर कंट्रोल रखा। मीट एंड ब्रेड वर राशन। मीट और ब्रेड जो थे वो राशन कर दिए गए, यानी कि उनकी कीमतें बढ़ाई नहीं जा सकती थी। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट फिक्स प्राइस्ड बाय गवर्नमेंट। जो किसान थे वो अपनी फसलों को शहरों में और ले जाकर बेच सकते थे, लेकिन उसी दाम पर बेच सकते थे जिस दाम पर सरकार ने फिक्स किया था उसका प्राइस। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एलिगेट इक्वल ब्रेड। यानी कि उस समय 2 तरह के ब्रेड बनते थे। एक वाइट फ्लोर यानी कि मैदा से बने हुए जो ब्रेड थे वो हायर सोसाइटी के लोग यूज़ करते थे, और जो होल व्हीट ब्रेड था वो लोग जो आम जनता यूज़ करती थी। तो उन्होंने इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए एक जैसे ब्रेड बनाने शुरू कर दिए, और वाइट जो फ्लोर वाले ब्रेड थे उनको बैन कर दिया। सभी लोग एक ही तरह के ब्रेड यूज़ करेंगे। इससे इक्वलिटी लाने के लिए ये किया गया था। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इक्वलिटी लाने के लिए जो भाषा को भी बदला गया। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर, सर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच सिटीजन मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटियन एंड सिटेइन। पहले सम्मान देने के लिए जो अमीर लोग होते थे उनको सर या मैडम के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन अब उनको सिटोयन या सिटेइन के नाम दिए गए। यानी कि कोई भी किसी वर्ग का हो, उच्च या निम्न वर्ग का हो, सब उनको केवल नागरिक के रूप में माना जाएगा। किसी को सर या मैडम अलग से कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स फॉर ऑफिसेज। चर्च को बंद कर दिया गया और चर्च के जो पादरी थे उनको वहाँ से निकाल कर उनको बैरक्स में बदल दिया। छावनियाँ बना दी गई, वहाँ पर जो सैनिक रहने लगे या फिर अपने पर्पज़ के लिए ऑफिसेज बना दिए गए। रॉब्सपियरे परस्यूड हिज policies so relentlessly that even this supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine. रॉब्सपियर ने बहुत ज़्यादा
पॉलिसी जो थी वो बहुत ही क्रूर तरीके से अपना ली थी, और जिसके कारण उसके जो सपोर्टर थे वो बहुत ही कम हो गए थे, और खुद उसको बदलने के लिए लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, और फाइनली उस पर केस चलाया गया, और उस केस में वो दोषी पाया गया, और 1794 में जुलाई में उसको अरेस्ट करके अगले दिन गुलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से जो गुलोटिन वो दूसरों के लिए यूज़ करता था, वो गुलोटिन जो था वो उसी के लिए यूज़ किया गया। That's all for today. We will discuss next topic in next video. Keep learning.